हेलो बच्चों, मैं बीवी सिंह। आज मैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में व्यतिकरण के टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। जितने भी टॉपिक आपको व्यतिकरण में पढ़ाए गए हैं इससे पहले, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, उसका आयाम, ठीक है, व्यतिकरण में कलांतर, पथांतर, इन सब पे जो है थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है देखिए बच्चों, ये पहला सवाल है आपका। लिखा है व्यतिकरण के प्रयोग में आई तथा 9I तीव्रता के दो स्रोत प्रयोग किए गए हैं। मतलब एक स्रोत है जिसकी तीव्रता, जिससे निकलने वाले तरंगिका की तीव्रता कितनी है, I, तथा दूसरा स्रोत है जिससे निकलने वाली तरंगिका का स्रोत कितना है, 9I। तीव्रता के दो स्रोत प्रयोग किए गए हैं। उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर संपोषी व्यतिकरण, मतलब एक ऐसा बिंदु है जहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है और दूसरा बिंदु कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण। मतलब दो बिंदुओं पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले परिणामी तीव्रता का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिणामी तीव्रता का सूत्र। चूंकि परिणामी तीव्रता का सूत्र, भाई परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ रखा है, एक सूत्र पढ़ा आपने, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इंटू cos phi। ये फार्मूला मैंने आपको प्रूव कराया है जब डेरिवेशन मैंने करवाया था। क्या था यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर रूट है आपका, रूट I1 और रूट I2। ये फार्मूला आपको मैंने प्रूव कराया है। ठीक, जिसमें I1 पहले स्रोत से निकलने वाली तरंगिका की तीव्रता है और जबकि I2 क्या है, दूसरे स्रोत से निकलने वाली तरंगिका। ठीक, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, I1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको? I1 इज इक्वल टू I दिया गया है, जबकि I2 बराबर कितना दिया गया है, 9I दिया गया है। ठीक, तो परिणामी तीव्रता, पहला बिंदु क्या है? ठीक, पहला है आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए। किसके लिए है? संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक, तो पहला है आपका संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण कब मिलता है, हमने आपको बताया था। ठीक, संपोषी व्यतिकरण, आप जिन लोगों ने अभी लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर आप देख लीजिए। संपोषी व्यतिकरण कब मिलता है? जब परिणामी तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो। जब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तो आपको क्या मिलता है, संपोषी व्यतिकरण मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से संपोषी व्यतिकरण के लिए अब परिणामी तीव्रता अधिकतम कब होती है? जब cos phi का मान 1 होता है। तो इस चीज का हम डायरेक्ट फार्मूला मैंने निकलवाया था आपको। देखिए क्या होता है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने डेरिवेशन करवाया तो लास्ट में संपोषी व्यतिकरण के लिए ये तीव्रता आपको बताई गई थी। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट I1 का मान कितना है आपके पास? देखिए, I1 का मान है आपके पास I, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9I और 9I का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए, और वो भी दोनों पे रूट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखिए रूट I और ये 9I, क्या हो जाएगा आपका, रूट I और 9I, ये मिलके कितना हो जाएगा आपका, बोलिए? ये भाई रूट I प्लस रूट 9I, ये इसका हो जाएगा कितना आपके पास? देखिए, अगर देखें तो यहाँ से रूट I कॉमन हो जाएगा। ठीक है, रूट I अगर क्या करें, कॉमन कर लें, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 9, रूट 1 प्लस रूट 9, और टोटल का क्या,
होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ये रूट आई का होल स्क्वायर, तो आई बचेगा, और यहाँ पर 1 का 1 और 9 का 3, मतलब 3 + 1, मतलब आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आया आपका 3 4, तो ये हो गया 4i। मतलब जो है समपोषी व्यतकर्ण में जो परिणामी तीव्रता आई वो क्या आई, आई मैक्सिमम, मतलब ये इसका क्या हुआ, पहला आंसर हुआ। ठीक, सेकंड नंबर में कहा गया है विनाशी व्यतकर्ण के लिए। किसके लिए कहा गया है, पूछा गया है विनाशी व्यतकर्ण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अब सेकंड नंबर में विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होता है, विनाशी व्यतिकरण तब होता है जहां पर तीव्रता मिनिमम होती है, और तीव्रता मिनिमा के लिए, मतलब मिनिमम के लिए आपको क्या चाहिए, cos फाई की वैल्यू -1 चाहिए, क्योंकि cos की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, देखिए इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया आई मिनिमम इज इक्वल टू √I1 माइनस √ कितना I2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस, अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा √I और माइनस का ये हो जाएगा कितना आपके पास, बोलिए √I, और यहाँ पर माइनस का 9i हो जाएगा, √9 और ये कितना हो जाएगा i, ये वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट लगेगा, √I फिर से कॉमन हुआ, और ब्रैकेट में कितना बचा, √1 और माइनस √ कितना 9i। ठीक, 9i कॉमन हो गया है तो 9 बचा, और इसका टोटल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो देखिए √I का i हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस कितना, बोलिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, भाई √9 का √ कितना आएगा, 3 आएगा, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -2 और i -2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4i, मतलब मिनिमम भी आपका क्या मिलेगा, 4i मिलेगा। बात समझे, तो ये हो गया आपका, मतलब i मिनिमम भी 4i और ये भी 4i। ठीक, तो ये हो गया आपका विनाशी व्यतकर्ण। ठीक, मतलब ये आप इसको समझिए, दोनों कैसे सेम, मतलब ये ऊपर ये इतना, मतलब इसका एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो इस तरह इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए सवाल दिया गया है आपको, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है तथा उनके आयामों का अनुपात ज्ञात करो तथा उनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का भी अनुपात ज्ञात करना। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है तो उनके आयामों का अनुपात ज्ञात करो। पहला सवाल यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया आपका। सेकंड नंबर है आपका तथा और उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम, यहाँ पर लिखेंगे उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया, 25/16 और क्या चीज़ दी गई, तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब I1 और I2 दिया गया है आपको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए I1/I2 इज इक्वल टू 25/16 ये दिया गया आपको। तो देखिए पूछा गया उनके आयामों का अनुपात आपको पता लगाना है। उनके आयामों का अनुपात आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो आयाम का अनुपात कैसे पता लगेगा, देखिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है आपका, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, a² के। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, a² के। मतलब ये हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ से
A1/A2 इज इक्वल टू √I1/I2। यहाँ से I1 का मान रखेंगे, अगर I1 का मान क्या हो जाएगा आपका, देखिए 25/16, 25/16। तो 25/16 जब इसका मान हो जाएगा तो इसका मान निकलेगा 5/4, मतलब ये A1/A2 का मान, मतलब एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, आपसे एक पूछा गया था ना, देखिए वहाँ पर लिखा आयामों का अनुपात ज्ञात करिए, तो ये हो जाएगा आपका आयामों का अनुपात, ये निकल आया। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम, क्योंकि फार्मूला क्या होता है आपका, I max, क्या लिखेंगे, I max/I minimum। आपको निकलवाया गया है सब। I max कितना होता है, ये हो जाएगा आपका √I1 प्लस होता है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास A1, यहाँ पर लिखेंगे A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा आपका। ठीक है, A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें सब, तो I max/I minimum, ये कितना हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो A1 बराबर 5/4 A2 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना आपके पास, A1 बराबर 5/4 A2 और प्लस A2, यहाँ भी वही यहाँ पर हो जाएगा 5/4 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ भी 5/4 A2 - A2 इसका होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 A2, ऊपर हो जाएगा कितना 9 A2/4, और अपॉन में इसका हो जाएगा 5 में से 4 गए 1, मतलब 1 A2 बटे कितना 4, और सब का कितना होल स्क्वायर। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका A2 से A2 कैंसिल, मतलब 9/1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आंसर क्या है, 9 9 81/1। क्या है आपका, 9 9 81/1। अब बचा आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका अतः, इसलिए आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इज इक्वल टू कितना, 81/1। क्लियर, ये इसका क्या होगा आंसर। तो इसके दो आंसर आए, एक आया A1/A2 बराबर 5/4, मतलब 5:4, और दूसरा है I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इज इक्वल टू 81/1। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, लिखा है आपका समान आवृत्ति की दो तरंगें, आवृत्ति दोनों की क्या है, समान है। तो समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं, अध्यारोपित की जाती हैं। ठीक, इनकी परिणामी तीव्रता 7I0 है। तो तरंगों के मध्य न्यूनतम कालांतर ज्ञात करो, ये आपको पता लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं, मतलब आपको दिया गया है I1 बराबर I0, और क्या दिया गया है आपको, I2 बराबर कितना दिया गया है 9I0, और IR बराबर मैक्स, मतलब रिजल्टेंट दिया गया आपको 7I0, ये दिया गया है आपको। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको चूंकि तीव्रता का फार्मूला आपको पता है। देखिए, चूंकि तीव्रता का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, IR इज इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 और कितना I2 और I2 इंटू कितना होता है cos φ होता है। ठीक,
इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आई आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 आई नॉट है, और यहाँ आई वन की वैल्यू कितनी है आई नॉट है, और यहाँ पर क्या है 9 आई नॉट है, प्लस 2 अंडर रूट आई वन की वैल्यू हो गई आपके पास आई नॉट, और इंटू कितना 9 आई नॉट, 9 आई नॉट, और इंटू कितना cos 5। क्लियर, ठीक, ये हो गया आपका 7 आई नॉट, यहाँ पर 9 1 10 आई नॉट, और यहाँ प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और 9 का अंडर रूट निकलेगा तो कितना 3, और आई नॉट है स्क्वायर 2 आई नॉट है, इसका मतलब यहाँ से एक आई नॉट निकलेगा, ये हो जाएगा आपका कितना cos 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 आई नॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, 10 आई नॉट इधर आएगा तो 7 आई नॉट माइनस कितना 10 आई नॉट बराबर कितना 6 आई नॉट, तो 6 आई नॉट और इंटू cos 5, तो 10 में से 7 गए कितना माइनस का 3 आई नॉट, माइनस का 3 आई नॉट बराबर 6 आई नॉट इंटू cos 5, मतलब cos 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, यहाँ से cos 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 3/6, ये तो होगा, और इधर आई नॉट ऊपर और आई नॉट नीचे, ये आई नॉट से आई नॉट 1 और 2, मतलब cos 5 इक्वल टू -1/2, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो -1/2 सबसे पहले कहाँ पर बनता है 180, 120 अंश पर, कितने पर 120, तो इसका मतलब क्या हुआ cos 5 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो पाई बटे कितना है 180, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब cos 5 बराबर 2π/3, ये इसका क्या हुआ कालांतर। समझ में आया सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों, आगे है आपका यंग के प्रयोग में उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो जहां पर तरंगों के बीच पथांतर आपको लैम्डा तथा λ/4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या ज्ञात करेंगे, डेल्टा x1 दिया गया है आपको, सबसे पहले लिख लेंगे डेल्टा x1 बराबर लैम्डा, डेल्टा x2 बराबर आपको λ/4, ये आपको दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं भाई परिणामी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए आपको इसका मतलब क्या हुआ IR1 अपान IR2 आपको क्या करना है फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए चूंकि आपने पढ़ रखा है IR इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इंटू cos 5। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos 5। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर भाई कोरेंट सोर्सेज होते हैं तीव्रताएं बराबर, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं I1 बराबर I2 बराबर कितना है I है, वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से IR इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर I प्लस 2 और यहाँ पर रूट होता है। ठीक, तो अंडर रूट ये हो जाएगा I² इंटू cos 5, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 2I और प्लस यहाँ भी बचा आपका 2I और इंटू cos 5, 2I कॉमन हो गया, बचा ब्रैकेट में 1 प्लस cos 5। अब cos की ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिससे आपका क्या हो जाए 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखिए cos के फॉर्म में ही रखते हैं, तो हो जाएगा आपका IR इज इक्वल टू 2I, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, मतलब 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4I, मतलब ये हुआ कि IR की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखिए IR इज इक्वल टू 4I और cos स्क्वायर 5/2, ये आपने IR की रिजल्टेंट वैल्यू निकाली। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे, चूंकि अब ध्यान दें, चूंकि आपको मैंने कलांतर बराबर क्या पढ़ाया है, चूंकि कलांतर फाई बराबर λ/2π इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा आपका
भाई कलांतर बराबर आपको पढ़ाया गया कि लैम्डा अपान 2 पाई गुणे कितना पथांतर। अब इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखिए ठीक, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, 2 पाई बटे लैम्डा होता है, क्या होता है 2 पाई बटे कितना लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, अब देखिए आता है किस पर, आपको दिया क्या है डेल्टा x1। देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए डेल्टा x1 बराबर क्या है आपके पास, डेल्टा x1 बराबर आपके पास लैम्डा, ठीक है, लैम्डा पर फाई 1 बराबर इसी फार्मूले से फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा, और 2 पाई बटे लैम्डा, समझ में आया। ठीक, 2 पाई बटे लैम्डा और इंटू डेल्टा एक्स, ये पर लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इसका मतलब फाई 1 बराबर क्या बचा आपके पास 2 पाई बचा। इसी प्रकार से डेल्टा x2 बराबर यहाँ पर लैम्डा बाई कितना दिया गया है, देखिए लैम्डा बाई 4, तो इस पर हो जाएगा फाई 2 बराबर 2 पाई बटे लैम्डा और इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, इसका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब ये हो गया आपका फाई 2 बराबर पाई बाई 2। ये दोनों सिचुएशन बनी आपकी। ठीक, मतलब डेल्टा x1 पर कलांतर इतना, डेल्टा x2 पर कलांतर इतना, और रिजल्टेंट आपने कला एच टी ये निकाल रखी है, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अतः इसलिए अगर सूत्र बनाए तो सूत्र आपका बनेगा देखिए इसी फार्मूले से, ये हो जाएगा कितना आपके पास IR1 अपान IR2, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4i इंटू कॉस स्क्वायर फाई 1 बाई 2 और अपान 4i कॉस स्क्वायर फाई 2 बाई 2, फाई 2 बाई 2, इसका मतलब 4i से 4i क्या हुआ कैंसिल, मतलब जो आपका सवाल का जो सूत्र बना वो बना आपका IR1 अपॉन IR2, ये हो गया आपका। और यहाँ से बराबर में कॉस स्क्वायर फाई 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 पाई, कितना है आपके पास 2 पाई बाई 2, और अपॉन में कॉस स्क्वायर, यहाँ पर फाई 2 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए बराबर में 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर, और अपॉन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, मतलब 1/√2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे चेक देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखिए IR1 अपान IR2 इज इक्वल टू 1 का 1 ही होगा, अपान 1/√2 का क्या हो जाएगा 1/2, इसका मतलब क्या हुआ आपका IR1 अपान IR2, और ये हो जाएगा आपका बराबर कितना 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे कितना 1, मतलब IR1 अनुपात कितना IR2 इज इक्वल टू 2 अनुपात कितना 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 अनुपात 1। इस तरीके से इसका ये क्या हुआ आंसर हुआ। सवाल अच्छा था, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
देखिए बच्चों, सवाल दिया गया है आपको, ए नंबर है, व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो पहले जो दिया गया है उनको हम लिख लेंगे। देखिए लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर। भाई 10⁻10 होता है, 3 जीरो कट गए, हो गया माइनस का कितना 7 मीटर लैम्डा हो गया। अब उसके बाद क्या है, सीटों के बीच की दूरी 5 mm, मतलब स्मॉल डी बराबर दिया गया है 5 mm। इसका मतलब हुआ 5 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद दिया गया आपको कैपिटल डी बराबर कितना दिया गया है? 2 मीटर। ये ज्ञात किया गया। अब पहला नंबर शुरू करते हैं। पहला आपको ज्ञात करना फ्रिंज चौड़ाई। फर्स्ट नंबर आपको क्या ज्ञात करना है? फ्रिंज चौड़ाई। तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी आपके पास, W से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखिए 2 मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻7 और बटे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 × 10⁻³ ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप देखें तो 5 दूनी 10, मतलब ये हो गया आपका 10 × 10⁻⁻7 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, या 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो बचा 1 का आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2 और गुणे 10⁻⁻7 और 10⁻+3 नीचे से ऊपर गया तो हो जाएगा 2 × 10⁻7 में से 3 गया कितना? 4 -4। ये आ गई फ्रिंज चौड़ाई और ये किस में आ गया? मीटर में, ठीक। आपसे ये पूछा गया है, एक चीज़ तो ये पूछी गई थी फर्स्ट नंबर में, ठीक। सेकंड वन आपसे क्या पूछा गया है? देखिए दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि देखिए फ्रिंज चौड़ाई याद कीजिए। ये हो गया सेकंड नंबर है, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज। देखो तो चूंकि सूत्र आपने पढ़ा है, चूंकि केंद्रीय फ्रिंज से, चूंकि केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या पढ़ी है आपने? दूरी पढ़ी है yn = आपने क्या पढ़ा है? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। एन डी लैम्डा बाई कितना पढ़ा है? एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये पढ़ा है आपने। तो आप केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त, तो अब ज्ञात क्या करना है? देखिए तो ज्ञात करना आपको तीसरी दीप्त फ्रिंज, मतलब y3 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ से 3 और डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। इसको n और इतने भाग को डी लैम्डा बाई डी को क्या लिख सकते हैं? W। तो ये हो जाएगा NW, यहाँ पर yn = ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? देखिए ये हो जाएगा आपका y3 = ये हो जाएगा आपका NW, मतलब n की वैल्यू आपके पास कितने हैं? देखिए n बराबर कितना है आपके पास? तीसरी दीप्त, मतलब 3 और यहाँ पर W की वैल्यू आई है 2 × 10⁻⁻4। इसका मतलब 3 दूनी 6 × 10⁻⁻4 मीटर। ये किसकी वैल्यू मिली? y3, ठीक। तो इस तरीके से आप y3 सेकंड आंसर आ गया आपका, ठीक। अब बचा आपका थर्ड आंसर, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड में क्या कहा गया? देखिए चतुर्थ अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। चूंकि nवीं अदीप्त फ्रिंज, nवीं अदीप्त फ्रिंज की का फार्मूला क्या होता है? याद करिए, अदीप्त फ्रिंज। nवीं अदीप्त फ्रिंज का के लिए फार्मूला जो बताया गया वो क्या है? yn = ब्रैकेट में 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई कितना? 2d, ठीक। आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। डी लैम्डा बाई डी W है आपका, W आपने निकाल रखा, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा? yn = 2n-1 और 1/2 इंटू W। लिख गया? वैल्यू रख दीजिए सब। तो ये हो जाएगा y4 आपको याद करना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -1, 8 -1 और यहाँ 1/2 और W की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? देखिए 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल, मतलब यहाँ बचा 7। तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻4। ये किसका मान निकला? y4, ठीक है, मीटर। इसका मतलब ये आपका थर्ड आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। अब देखिए इसका बी पार्ट आप देखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका बी पार्ट, ठीक। बी पार्ट में लिखा है यदि पूरे उपकरणों को 1.25 अपवर्तनांक वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपवर्तनांक ये n दूसरा है, ठीक है, या म्यू यूज कर लीजिए। कितना है आपके पास? 1.25, ठीक। ये है। इस अपवर्तनांक वाले द्रव में क्या किया जाए? उसको डुबो दिया जाए, पूरे जो है उसको डुबो दिया जाए। तो फ्रिंज चौड़ाई तथा चतुर्थ अदीप्त
चतुर्थ दीप्त फ्रिंज नहीं तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक, तो देखिए इसमें आपको मालूम है कि मान लेते हैं कि बाहर जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य थी लैम्डा थी और एन अपूर्णांक में प्रवेश करने के बाद तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई? लैम्डा डैश। ठीक, तो लिख लेते हैं माना प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? लैम्डा व कितनी है? लैम्डा डैश है। ठीक, कितनी है? लैम्डा डैश है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा डैश बराबर होता है लैम्डा बाई म्यू। क्या होता है? लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बाई म्यू। और इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अतः फ्रिंज चौड़ाई। ठीक, फर्स्ट नंबर जो पूछा गया आपसे, पहला नंबर क्या का पूछा गया? इसमें कहा गया फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई पे परिवर्तन। देखिए फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका, बी का फर्स्ट नंबर है W बराबर, फार्मूला चेंज होगा आपका, क्या बनेगा? देखिए W डैश बराबर W बाई कितना? म्यू। मतलब अगर फार्मूला हम रख दें, W की वैल्यू कितनी है आपके पास? W की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की घात -4। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की घात -4 और बटे म्यू की वैल्यू कितनी है? देखिए 1.25। कितनी है? 1.25। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये W डैश बराबर हो जाएगा 2 ऊपर 0 बढ़ा × 10 की घात -4 बटे 125। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 चौक 20, ठीक, 40 और 5 दूनी 10 और 25। ठीक, 5 25 5 40, मतलब 5 और 8 आया। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो देखिए ये W डैश बराबर ये हो जाएगा 5 × 5 3 बचा 6। ठीक है, और × 10 की घात -4, ये होगा W डैश। और किस में आया? मीटर में। समझ में आया सबको? ठीक, तो हो गया W डैश, जो नया मतलब अगर n अपूर्णांक के माध्यम में इसको रख देंगे तब क्या निकलेगा। समझ आया? तो फ्रिंज चौड़ाई इस तरह परिवर्तित हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। समझ में आया? ठीक, सेकेंड पार्ट इसका है जो, उसमें कहा जा रहा है कि जो तीसरी दीप्त फ्रिंज है, क्या है? तीसरी दीप्त फ्रिंज है, उसकी दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपका इसी हिसाब से y डैश भी बराबर हो जाएगा y बाई कितना? n। ठीक है, y डैश बराबर क्या हो जाएगा? y बाई n। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा y n नहीं म्यू। इसी तरीके से यहाँ पर y डैश, यहाँ y n डैश होगा, तो यहाँ पर y3 डैश बराबर क्या हो जाएगा? y3 डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर y3 और अपान दीप्त के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू। मतलब यहाँ पर y3 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कहीं पे निकाली है y3? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ये देखिए निकाल रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 10 की घात -4, ये होगा 6 × 10 की घात -4, और म्यू हो जाएगा 1.25। यही है, सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटेगा तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 × 10 की घात -4 बटे 125, 25 5 से कैंसिल किया तो 5 × 5 और 1 5 दूनी 10 120। ठीक, तो 5 25 और इधर सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20 24, बस अब कटेगा नहीं। तो बचा कितना आपके पास? यहाँ पर देख लेते हैं बगल में, ये हो जाएगा 24 बटे 25, 24 बटे 5 और × 10 की घात -4। सॉल्व करेंगे तो 5 25 5 चौक 20 और बचा कितना? 4 5 40, 4.8 × 10 की घात -4 मीटर। ये हो जाएगा आपका क्या? नई फ्रिंज की स्थिति हो जाएगी, तीसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति। समझ में आया सबको? सभी लोग नोट कर लीजिए इसको।
देखिए बच्चों, लिखा है आपका यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.589 है। मतलब जो स्लिट दिए गए हैं S1 और S2 उनके बीच की दूरी कितनी है? 0.89 है। चलिए देखते हैं। तो स्मॉल डी बराबर 0.589 और mm में दिया गया है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से 0.589 इंटू 10 की पावर -3। इसको और क्लियर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5.89 और इंटू, जब दाहिने खिसकता है तो एक माइनस होता है 10 की पावर -4। ठीक है, ये आ गया किसमें? मीटर में। जब पॉइंट कभी भी दाहिने खिसकाया जाता है तो पावर माइनस होती है, बाएं खिसकाया जाता है पावर प्लस होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कहा गया? तथा रेखा छिद्रों से 100 सेंटीमीटर दूर, मतलब कैपिटल डी बराबर आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर यह पाया जाता है कि नवी चमकीली, ठीक है, मतलब Y9 ब्राइट, ठीक, तथा दूसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, दूसरी अदीप्त मतलब Y2 डार्क इज इक्वल टू 7.5 mm। अब इसको चेंज करेंगे तो 7.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर yn और y2 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? yn एंड y2 ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि yn ब्राइट बराबर होता है m कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से y9 ब्राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 D लैम्डा बाई स्मॉल d। इसी प्रकार से आपने पढ़ रखा है, चूँकि ym डार्क इज इक्वल टू 2m-1 इंटू D लैम्डा बाई 2d पढ़ रखा आपने। तो यहाँ से आप किसके दूसरे के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा y2 डार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, भाई m की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 -1 3, तो 3 D लैम्डा बाई कितना? 2d, ये बन गया आपका। ठीक, ये सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, मतलब प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है, मतलब y9 ब्राइट माइनस y2 डार्क इज इक्वल टू आपको पता है 7.5 इंटू 10 की पावर -3। सब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखेंगे तो देखिए y9 ब्राइट 9 D लैम्डा बाई d, y9 ब्राइट इज इक्वल टू 9 D लैम्डा बाई स्मॉल d माइनस y2 3 कैपिटल D लैम्डा बाई 2d इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से D लैम्डा बाई d कॉमन कर लेंगे तो बचा कितना आपके पास? 9 माइनस 3/2 बचा ना। D लैम्डा बाई d कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ से आपको पता है कि बचा क्या? D लैम्डा फाइंड करना, लैम्डा छोड़ दीजिए और 2 9 18 में से 3 गए, कितना बचा? 15/2। 2 9 18 में से 3 गए 2 9 18 में से 3 गए 15/2, ये बचा आपका। और ये हो जाएगा स्मॉल d बटे कैपिटल D, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कितना है आपका? स्मॉल d बटे d, और ये 7.5 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया आपका। ठीक, अब बात करते हैं, ये 2 भी उधर भेजना है आपको, और लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2D बटे कैपिटल D, और ये हो जाएगा 15 अपॉन में, इधर भिन्न पड़ जाएगी, और गुड़े 7.5 इंटू 10 की पावर -3। समझ आया? ठीक, भाई इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2/15, भाई इधर 15/2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/15। अब सारी वैल्यू रख लो। देखिए, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका, ये लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या? लैम्डा बराबर 2 इंटू D। ठीक है, लैम्डा बराबर 2 और इंटू D की वैल्यू स्मॉल d की वैल्यू दी गई है आपको 5.89 इंटू 10 की पावर -4, ये दिया गया। ठीक, 2D हो गया, और ये इंटू 7.5 भाई, ये इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, अपॉन ये सब, बट अपॉन में 15 इंटू कैपिटल D,
तो 15 और गुणे कैपिटल डी का मान कितना है आपके पास, ये देखिए 1 मीटर, मतलब 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब सबको अगर कैलकुलेशन सबका करेंगे तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 0.589, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 9 1 0 1 2 3 4 बार बढ़ाया तो गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाए भाई, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, तो लैम्डा बराबर 5890 और ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक, इस तरीके से इस सवाल का ये आंसर हुआ। सभी लोग नोट कर लें।